सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कौशल में। आज हम लोग दिल्ली सल्तनत के साहित्य, वास्तुकला और प्रशासन के बारे में देखेंगे। हालांकि ये वीडियो हम लोगों ने पहले पढ़ चुकी है, उसी को इसमें रिवीजन करना है और कुछ फैक्ट्स जो छूट गए थे वो इसमें मैंने ऐड कर लिए हैं। याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत से 90% प्रश्न इसी से पूछे जाते हैं। सिर्फ ये वीडियो देख के जाइएगा तो आपके 90% प्रश्न बन जाएंगे। वास्तुकला, प्रशासन और साहित्य, ठीक है। कौन सी पुस्तक किसने लिखी है, किसने किस मस्जिद का निर्माण कराया, किसने कौन सा मोट मस्जिद किसने बनाया, किसने कौन सा मकबरा बनाया, किसने कौन सा नहर बनाया, किसने कौन सा विभाग का स्थापना किया, यही सब प्रश्न पूछता है दिल्ली सल्तनत से मैक्सिमम टाइम्स, ठीक है। तो इस वीडियो में इसी को फोकस किया गया है और ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आपके एग्ज़ाम को लेकर, ठीक है। और जो भी PDF होगा इसका वो मैं अपने एप्लीकेशन स्टडी विद कौशल पर अपलोड कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दिल्ली सल्तनत का साहित्य। सबसे पहले साहित्य पढ़ लेते हैं। दिल्ली सल्तनत के बारे में जो जानकारी है वो हमें 3 पुस्तक से मिलती है। कुछ जैसे कि 3 चीज़ें मिलती है, आत्मकथा से मिलती है, यात्रा वृत्तांत से मिलती है और कुछ रचनाओं से मिलती है। आत्मकथा जैसे कि फिरोज शाह तुगलक की खुद की अपनी आत्मकथा थी, फुतुहात फिरोज शाही, इसमें मिल जाएगी। और भी बहुत सारी आत्मकथा होंगी तो उसमें मिल जाएगी। यात्रा वृत्तांत की बात करें तो इब्न बतूता की रेहला, जो इब्न बतूता मोरक्को से आया था, किसके समय में, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, तो इसने अपनी पुस्तक रेहला में अपना यात्रा वृत्तांत लिखा है और इससे भी हम लोग को दिल्ली सल्तनत के बारे में जानकारी मिलती है। कुछ रचनाएं हैं जैसे कि तारीख़ फिरोज शाही, ये बर्नी ने लिखी है और इसे शम्स ए सिराज ने कंप्लीट किया था। स्टार्ट तो किया था बर्नी ने, लेकिन इसे शम्स ए सिराज ने कंप्लीट किया था। इस पुस्तक में भी दिल्ली सल्तनत के बारे में जानकारी मिलती है। हसन निज़ामी की पुस्तक ताजुल मासीर में दिल्ली सल्तनत के बारे में जानकारी मिलती है और अमीर खुसरो की पुस्तक तुगलक नामा में हमें जानकारी मिलती है। और भी कुछ अन्य पुस्तकें हैं जैसे कि सियासतनामा, ये लिखा है निज़ाम उल मुल्क तूसी ने, निज़ाम अल मुल्क तूसी ने लिखा है और इसमें हमें इक्ता व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। आपसे पूछेगा किस पुस्तक में इक्ता व्यवस्था की जानकारी मिलती है, तो सियासतनामा, और ये पुस्तक लिखा है निज़ाम अल मुल्क तूसी ने। तबाक़त नासिरी जो कि मिन्हास उस सिराज की पुस्तक है, भी आई, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। इससे मोहम्मद गौरी के भारत विजय की जानकारी मिलती है। मोहम्मद गौरी ने भारत में जब विजय किया था, ठीक है, उसके बारे में जानकारी मिलती है और ये फ़ारसी भाषा में लिखी हुई है। यह पुस्तक गुलाम वंश के नसरुद्दीन महमूद को समर्पित है। गुलाम वंश के नसरुद्दीन महमूद को ये पुस्तक समर्पित है और इसमें गौरी के विजय का भी वर्णन है, ठीक है। और टेक्स्ट बुक में पहली बार हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इसी में किया गया था। अगर कहीं कोई हिंदुस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग करने का साक्ष्य मिलता है वो इसी पुस्तक में मिलता है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का प्रथम क्रमबद्ध इतिहास इसी में मिलता है, एकदम सीक्वेंसली मिलता है। रज़िया के पतन के बारे में मिन्हास लिखता है कि उसमें सभी गुण थे, नहीं, उसके सभी गुण किस काम के, क्योंकि वह स्त्री थी। तो यानी कि पहले स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी। उसमें यह बताया गया था कि रज़िया में सभी गुण थे लेकिन वो स्त्री थी, इसलिए उसके सारे गुण फीके पड़ जाते थे। तो ये बताया था मिन्हास उस सिराज ने इस पुस्तक में। अब आते हैं ताजुल मासीर, ये पुस्तक हसन निज़ामी ने लिखा है और ये हसन निज़ामी सल्तनत काल का प्रथम इतिहासकार माना जाता है। दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजकीय इतिहास ताजुल मासीर को माना जाता है और ये फ़ारसी भाषा में पुस्तक है। 1191 से 1217 तक की इतिहास का घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन इसमें किया गया है, यानी कि सीक्वेंसली। 1217 के बाद इसके पुस्तक में कोई जानकारी नहीं मिलता। तो हम लोग जो भी हिस्ट्री पढ़ते हैं कहीं ना कहीं इसके पुस्तक को देखकर भी हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं। फिर है तारीख़ मुबारक शाही, ये याहिया बिन अहमद सरहिंदी, ऐसी को याहिया सरहिंदी भी बोलते हैं, सैयद वंश के शासक मुबारक शाह के बारे में इसकी पुस्तक में जानकारी मिलती है। मुबारक शाह के बारे में जानकारी मिलती है और याद रखिएगा सैयद वंश के बारे में भी जानकारी इसमें मिलती है। सैयद वंश के बारे में और किसी पुस्तक में आपको सैयद वंश के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी। अब आते हैं इब्न बतूता की पुस्तक किताबुल रहला में, जो कि अरबी भाषा में है, ठीक है। बहुत बार पूछता है कि किताबुल रहला किस भाषा में है, आपको लगेगा कि फ़ारसी में है, लेकिन ये अरबी भाषा में है और इसमें मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानकारी मिलती है। इब्न बतूता मोरक्को अफ्रीका से आया था। इसके बारे में देखिए, इस पुस्तक के बारे में बहुत कुछ मैंने लिखा है। जैसे 1333 ईस्वी में ये भारत आया और 14 वर्ष तक भारत में रहा। 1334 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया। कितने वर्ष के लिए, कमेंट कीजिएगा। इसके द्वारा की गई घपलेबाजी के कारण, ये कुछ घपलेबाजी करता है इब्न बतूता,
मोहम्मद बिन तुगलक इसे जेल में बंद कर देता है। कुछ घपलेबाजी करता है, इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक इसको जेल में बंद करता है। चूँकि ये एक विद्वान था, इसीलिए मोहम्मद बिन तुगलक फिर से इसको जेल से निकालता है और चीन में अपना राजदूत बनाकर भेजता है। चीन में अपना राजदूत बनाकर भेजता है। अब देखिए, ये जो पुस्तक है किताबुल रहला, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था ली एंड गिब्स के द्वारा। ली और गिब्स, बहुत अच्छी पुस्तक है ये, ठीक है। और इसमें गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा स्टार्ट किया गया उलुक और दावा के बारे में भी, नामक डाक पद्धति के बारे में भी उल्लेख किया गया है। यानी कि गयासुद्दीन तुगलक ने 2 डाक व्यवस्था स्टार्ट किया था। अगर दूर का आपको डाक व्यवस्था है तो उसमें घोड़े के द्वारा चिट्ठी पहुंचाई जाएगी, डाक पहुंचाई जाएगी, और इसे अश्व डाक व्यवस्था कहते हैं, या इसी को उलुक कहा जाता है। अगर छोटी दूरी की डाक है तो इसमें पैदल डाक व्यवस्था काम करेगा और इसे दावा कहा जाता है। तो ये किताबुल रहला में लिखा हुआ है। और किताबुल रहला के इब्न बतूता के किताबुल रहला में ये भी लिखा हुआ है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने गयासुद्दीन तुगलक को षड्यंत्र से मारा था। ठीक है, बस ये भी याद रखना। आगे बढ़ते हैं, जियाउद्दीन बर्नी के बारे में देख लेते हैं। जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक है तारीख़ फिरोज शाही, और 1266 में बलबन के राज्याभिषेक से 1357 में फिरोज शाह तुगलक के 6ठे ईयर तक ये पुस्तक डिस्क्राइब करता है। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक के 6वां ईयर के बाद ये पुस्तक में जानकारी नहीं मिलता है। रचना भटनेर जेल में की गई थी। इसकी रचना भटनेर जेल में की गई थी। अफ़ीफ़ ने इसको पूरा किया था। चूँकि ये 6ठा ईयर तक ये ख़त्म हो गया था, उसके बाद इसको अफ़ीफ़ ने पूरा किया था। इसमें जियाउद्दीन बर्नी की तारीख़ फिरोज शाही में अलाउद्दीन के बाज़ार व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। इसका अंग्रेजी अनुवाद किया था इलियट और डाउसन ने। 1285 ईस्वी में बुलंदशहर में इसका जन्म हुआ था। सल्तनत काल का सबसे महान इतिहासकार ये माना जाता है। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य ये जियाउद्दीन बर्नी थे। अंतिम समय में इसका सामाजिक बहिष्कार किया गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने बर्नी को जिंदादिल साधी और नदीम की उपाधि दी। मिन्हास ने जहां अपने इतिहास को समाप्त किया है, वहीं बर्नी ने शुरू किया। यानी कि मिन्हास उल सिराज का जहां पर हिस्ट्री ख़त्म होता है, वहीं पर बर्नी का हिस्ट्री स्टार्ट होता है। यानी कि 1266 में मिन्हास उल सिराज ख़त्म किया और ये 1266 में स्टार्ट किया, और 1357 में ये ख़त्म करता है। इसी सबसे दिल्ली सल्तनत का इतिहास के बारे में हम लोग को जानकारी मिलती है। फतवा ए जहांदारी ये एक मुस्लिम शासन व्यवस्था है एवं आदर्श मुस्लिम शासकों के गुण का इसमें वर्णन किया गया है। ये भी बर्नी के द्वारा लिखा गया है। हसरतनामा पुस्तक भी बर्नी के द्वारा लिखा गया है। इसमें मुस्लिम कानूनों का उल्लेख किया गया है। बर्नी ने इतिहास को विज्ञान की रानी कहा और मोहम्मद बिन तुगलक को दयालु और रक्त पिपासु कहा। मोहम्मद बिन तुगलक को रक्त पिपासु इसलिए कहा क्योंकि उसके जो 5 योजनाएं थी वो विफल हो गई थी। 5 योजनाएं विफल हो गई थी, और इसने अपने सेना में गैर तुर्क को या फिर गैर मुस्लिम को भी भर्ती करना स्टार्ट किया था। इसलिए इसे बर्नी जो है इसको छिछोरा, माली, जुलाहा ये सब कह के पुकारता है। बर्नी का एक कथन है जो बहुत फेमस है, कुछ कथन है इतिहासकार के, वो बहुत फेमस है, वो देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत एक नगरीय शासन व्यवस्था थी जिसे एक विशाल खेतिहार समाज का शोषण सहारा देता था। ये था बर्नी, क्योंकि उस समय टैक्स बहुत ज़्यादा वसूला जाता था, किसानों का शोषण किया जाता था। इसीलिए बर्नी कहता है, इसके कथन से प्रतीत होता है कि बहुत शोषण होता था उस समय। दिल्ली सल्तनत एक नगरीय शासन व्यवस्था थी जिसे एक विशाल खेतिहर समाज का शोषण सहारा देता था। अब बात करते हैं बदायूनी क्या कहता है दिल्ली सल्तनत के बारे में। एक स्त्री के लिए सबसे उत्तम स्थान पर्दा है या तो कब्र है, या तो पर्दा है या तो कब्र है, सबसे उत्तम स्थान है। मतलब स्त्री की स्थिति उस समय काफ़ी निम्न थी। अफ़ीफ़ क्या कहता है, अफ़ीफ़ ने ईरानी परंपरा का उल्लेख किया। यह कहा, स्त्री और सर्प यानी कि सांप भयानक जीव है, इन्हें मार डालना चाहिए। बताइए उस समय क्या सिचुएशन था दिल्ली सल्तनत में स्त्रियों का। अब फुतूह उल सलातीन जो है ये पुस्तक है ख्वाजा अबू बकर इसामी की। फुतूह उल सलातीन यह पुस्तक जो है बहमनी शासक अलाउद्दीन हसन बहमन शाह को समर्पित है। क्योंकि अभी हम लोग बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य नहीं पढ़े हैं, तो इस पुस्तक के बारे में हम लोग नहीं पढ़े, लेकिन यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ये अलाउद्दीन हसन बहमन शाह को समर्पित है। ये बहमनी शासक था। इसका कथन क्या है, इस पुस्तक में क्या लिखा हुआ है? औरत वही अच्छी है जो चरखा चलाती रहे, क्योंकि उच्च पद उसे अपने उद्देश्यों से विमुख करता है। जैसे ही वो उच्च पद पर जाएगी, उसका उद्देश्य जो है चरखा चलाने का, खाना बनाने का, ये सब
उससे वो भटक जाएगी। तो ये देखिए इसका कथन है कि महिलाएं चरखा चलाते हुए या घर के काम में ही अच्छी लगती है। और एक कथन है, एक महिला एक शासक के रूप में भली भांति पूर्वक निर्वाह नहीं कर सकती क्योंकि मूलभूत रूप से उसमें बुद्धि संपन्नता की कमी है। ये कहता है कि महिला में बुद्धि की कमी है, इसीलिए महिला जो है एक शासक के रूप में निर्वाह नहीं कर सकती। ये ख्वाजा अबू बकर इसामी का कहना है। ठीक है, अब आते हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के बारे में थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ेंगे जो हम लोग, क्योंकि हम लोग वहाँ पे उतने अच्छे से नहीं पढ़ पाए हैं। अब देखिए इसका पूरा नाम है अबुल हसन यामीनुद्दीन खुसरो। इसका जन्म 1253 में पटियाली इटावा यूपी में होता है। यमुना चंबल के इटावा स्थान है जहाँ पर यमुना और चंबल नदी मिलती है। और इसका जन्म अमीर खुसरो का जन्म भारत में हुआ। भारत में, ये भी याद रखिएगा। दिल्ली सल्तनत का पहला प्रमुख इतिहासकार जिसका जन्म भारत में हुआ, याद रखिएगा। इसे तुर्कल्लाह या तोता ए हिंद भी कहते हैं। तुर्कल्लाह इसे निजामुद्दीन औलिया के द्वारा कहा गया था। निजामुद्दीन औलिया ने इसे तुर्कल्लाह कहा था। और अमीर खुसरो के ये निजामुद्दीन औलिया कौन थे? गुरु थे। अब इनकी मृत्यु 1253 में जन्म होता है, मृत्यु 1325 में होता है। तो ये जो निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु थे, इसी के बगल में इसको दफनाया जाता है। औलिया की कब्र के बगल में ही इसको दफनाया जाता है, अपने गुरु के जस्ट बगल में। अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का काल देखा। कहीं कहीं 7 रहता है, कहीं कहीं 8 लिखा रहता है। तो आप लोग देखिएगा 8, हम 8 के नाम लिखे हुए हैं। देखिए बलबन, कैकुबाद, क्यूमर्स, ये 3 तो हो गया आपका गुलाम वंश से। उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी, ठीक है, खुसरव शाह और गयासुद्दीन तुगलक। यानी कि गुलाम वंश से तुगलक वंश तक निपट के आई। 1253 से लेकर 1325 तक ये सुल्तानों का काल दिखता है। गयासुद्दीन तुगलक तक ये देखा। अब आगे आते हैं। सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने खुसरो को राजकवि का पद दिया। यानी कि ये इतना अच्छा था कि इसको अलाउद्दीन खिलजी ने खुसरो को राजकवि का पद दिया, कि अपने दरबारी कवि का पद दिया। उसके बाद इसकी सबसे पहली रचना है उर्दू में या रेख्ता भाषा में, ये है जनाब ए हिंदी। ये सबसे पहली पुस्तक है अमीर खुसरो की। फिर उर्दू और रेख्ता के विकास में इसने प्रमुख भूमिका निभाई। फिर खड़ी बोली, या जिसको हिंदुस्तानी बोली भी कहते हैं, हिंदुस्तानी शैली का जनक भी कहा जाता है। खड़ी बोली के विकास में ये काफ़ी भूमिका निभाता है। इसने फारसी कविता का भारतीयकरण किया। जितनी भी फारसी कविताएं थी उसको इंडियन कल्चर में, उसको इंडियन लैंग्वेज में बनाने की कोशिश की। और फारसी की एक नई शैली सबक ए हिंदी, जिसको हिंदुस्तानी शैली बोलते हैं, उसका स्थापना किया। यानी कि फारसी भाषा को हिंदुस्तानी रूप दे दिया, जिसको हिंदुस्तानी शैली कहा जाता है। तो पूछा जाता है क्वेश्चन, हिंदुस्तानी शैली का जनक कौन है? अमीर खुसरो। और कुछ देखिए, और एक चीज़ और देख लीजिएगा, तबला, सितार, तबला का इसी को माना जाता है, सितार का इसी को माना जाता है। वीणा तक को संशोधित कर दिया था, वीणा को भी डेवलप इसने कर दिया था। काफ़ी नॉलेजेबल पर्सनालिटी थे। इनका कथन कुछ देख लेते हैं, क्योंकि ये हिंदुस्तान के लिए बहुत कुछ किए हैं, इसलिए इनका कुछ कथन देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे हिंदवी देश की संपर्क भाषा है एवं संस्कृत शास्त्रीय भाषा है। संस्कृत शास्त्रीय भाषा है, लेकिन अगर बात करना है किसी को तो संपर्क की भाषा हिंदी है। ये अमीर खुसरो का कहना है। दूसरा कथन है इनका, परंपरावादी को धर्म किंतु इस इत्र विक्रेता को गुलाबी पंखुड़ी का पराग प्रिय होता है। जो परंपरावादी है उनको अपना धर्म प्रिय होता है, और इत्र विक्रेता को गुलाब की पंखुड़ी का पराग बहुत प्रिय होता है। विद्या के क्षेत्र में दिल्ली बुखारा के समकक्ष थी और भारत के ब्राह्मण अरस्तु के समान प्रतिभाशाली थे। यानी कि ये कहता है कि उस समय जो ब्राह्मण थे वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे। विद्या के क्षेत्र में दिल्ली जो है वो बुखारा से कंपेयर करता है, बुखारा की जगह है उससे कंपेयर करता है, और ब्राह्मण को अरस्तु के समान प्रतिभाशाली मानता है। यदि मैं भारत की प्रशंसा करता हूँ तो मुझे पक्षपाती न समझा जाए। बहुत लोग इसको पक्षपाती समझ लेते थे कि भारत की बहुत प्रशंसा करता है, क्योंकि इसका जन्म भारत में हुआ था तो भारत से इसको प्रेम था, भारत में ही ये पला बढ़ा, तो ये भारत की काफ़ी प्रशंसा करता था। यदि मैं भारत की प्रशंसा करता हूँ तो मुझे पक्षपाती न समझा जाए, इसका कथन है। भारतीय भाषा हर 100 कोस पर बदलती है, इसी का कथन है। मतलब आप जाइएगा अरब में तो वहाँ पे आपको अरबी भाषा मिलेगा, ठीक है, ईरान वगैरह जाइएगा फारसी भाषा मिलेगा, लेकिन भारत की भाषा हर 100 कोस पर बदलती है, अलग अलग भाषा आपको देखने को मिलेगा। यही विविधता है भारत की, और ये अमीर खुसरो का कथन है कि हर 100 कोस में भारत की भाषा जो है वो बदल जाती है।
महिलाओं को घर की चारदीवारी में रहना चाहिए और चरखा काटना चाहिए, ये कथन इसका है। चरखा काटने का कथन एक हम लोग पहले भी पढ़े थे और इसने भी, अमीर खुसरो ने भी कह दिया महिलाओं को घर की चारदीवारी में रहना चाहिए, चरखा काटना चाहिए। तो यानी कि महिलाओं की स्थिति कहीं ना कहीं उस समय बहुत निम्न थी। राजकीय मुकुट का प्रत्येक मोती गरीब किसान की अश्रुपूरित आंखों से गिरी हुई रक्त की घनीभूत बूंद है। देखिए एक ऊपर में भी कथन हम लोग पढ़े थे, यहाँ पे कहा गया, ये बर्नी का कथन था कि दिल्ली सल्तनत एक नगरीय शासन व्यवस्था थी जिसे एक विशाल खेतिहर समाज का शोषण सहारा देता था। यानी कि अगर हम लोग किसी समाज का शोषण करेंगे, उससे पैसा लेंगे, तभी दिल्ली सल्तनत फले फूलेगा। काफ़ी लोगों के शोषण से ही दिल्ली सल्तनत फली फूलती थी। अमीर खुसरो ने भी ऐसा ही एक कथन दिया है, ये कहा है राजकीय मुकुट का प्रत्येक मोती गरीब किसान की अश्रुपूरित आंखों से गिरी हुई रक्त की घनीभूत बूंद है। गरीब के आंखों से जो बूंद गिरती है उसी से राजा के मुकुट का मोती बनता है। यानी कि कहीं ना कहीं गरीबों का शोषण होता था। ये दर्शाता है कि शोषण होता था उस समय, गरीबों का काफ़ी शोषण होता था और महिलाओं की स्थिति उस समय अच्छी नहीं थी। कुछ रचनाओं की बात करें तो किरान उस सादेन, ये कैकुबाद के आदेश पर इसने ये रचना की थी अमीर खुसरो ने। अब मिफ्ताह उल फुतूह, ये मलिक छज्जू के विद्रोह का दमन और जलालुद्दीन खिलजी के सैनिक अभियान के बारे में इसमें चर्चा है। खजाइन उल फुतूह, ये जो पुस्तक है अमीर खुसरो का, इसमें मलिक काफूर के दक्षिण अभियानों का वर्णन है। और याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सुल्तान, युग का विजेता, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, जनता का चरवाहा, ये सारा चीज़ कहा था इसने, अमीर खुसरो ने, इस पुस्तक में। ठीक है, मंगोल आक्रमणों और अमीरों के दमन का वर्णन इसमें नहीं मिलता है। याद रखिएगा, मंगोल आक्रमण का वर्णन इसमें नहीं है और अमीर का दमन का वर्णन इसमें नहीं है। यह रचना गद्य में, बाकी 5 रचनाएं पद्य में है। यानी कि एकमात्र ये रचना है जो गद्य में है, बाकी इसकी जो 5 अलग रचना है वो सारी पद्य में है। यानी कि इसकी सब रचना पद्य में है, केवल एक रचना गद्य में है। तो इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। आशिका एक पुस्तक है, गुजरात के राजा कर्ण की पुत्री देवल देवी और अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज्र खां के प्रेम प्रसंग का इसमें वर्णन किया गया है। देवल रानी खिज्र खां ने इसकी रचना की थी। देवल रानी खिज्र खां ने इसकी रचना की थी। देवल रानी और खिज्र खां का इसमें वर्णन था। तो और ये आशिका पुस्तक अमीर खुसरो द्वारा लिखा गया है और देवल रानी और खिज्र खां के प्रेम प्रसंग का इसमें वर्णन है। अलाउद्दीन के गुजरात अभियान का भी इसमें वर्णन हम लोग को मिलता है। अब नूह सिपेहर बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछता है। मुबारक शाह खिलजी का इसमें वर्णन है, मुबारक शाह खिलजी का। भारत की जलवायु, प्रकृति, पशु पक्षी, ये सब का वर्णन है। ठीक है, भारत की जलवायु, प्रकृति और पशु पक्षी का वर्णन है। इस ग्रंथ में हिंदुस्तान की प्रशंसा के कारण ही अमीर खुसरो को तोता ए हिंद कहा गया है। वो हिंदुस्तान की इतनी प्रशंसा करता है कि इसे तोता ए हिंद की उपाधि दी जाती है। इसमें भारत को धरती का स्वर्ग भी बताया गया है। उसके बाद आता है तुगलकनामा। तुगलकनामा अमीर खुसरो की अंतिम रचना है। खुसरो खां और गयासुद्दीन तुगलक का इसमें वर्णन है। मलफूजात ए तिमूरी जो है, ये तैमूर ने तुर्की भाषा में लिखवाई। ये तैमूर लंग की आत्मकथा है। मैंने बताया था तैमूर लंग ने भारत में आक्रमण 1398 से 1399 में किया था। आप लोग कमेंट करके बताइएगा किसके समय में आक्रमण किया था। और इसी ने खिज्र खां को राजा बनने के लिए, सुल्तान बनने के लिए सहायता की थी। इसकी रचना तैमूर के पोते के संरक्षण में सराजुद्दीन अली याजदी ने की थी। ये तैमूर लंग की आत्मकथा तो है, लेकिन इसकी रचना तैमूर लंग का पोता के संरक्षण में सराजुद्दीन अली याजदी के द्वारा की गई थी। तैमूर लंग का बेटा था शाहरुख, याद रखिए, जिसको खिज्र खां बार बार भेंट भेजा करता था, हर साल भेंट देता था। तो उसका भी बेटा, तैमूर लंग का बेटा शाहरुख का बेटा पोता, तो तैमूर का पोता हो गया। उसके संरक्षण में सराजुद्दीन अली याजदी ने इस पुस्तक की रचना की थी। अब आते तूतीनामा जिया नक्शवी की पुस्तक है। उसके बाद अदब अल हर्ब, ये फ़ख्र ए मुदब्बिर की पुस्तक है। इंसा ए महरू, ये आइन उल मुल्क की पुस्तक है। कुछ हिंदी साहित्य की रचनाएं हम लोग देख लेते हैं जो हम लोग वहाँ पर नहीं पढ़े थे, उसको यहाँ देख लेते हैं। पृथ्वीराज रासो पुस्तक कवि चंद बरदाई की है और ये इसे हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इस पुस्तक को पिंगल शैली में इस पुस्तक की रचना की गई है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है कि पृथ्वीराज रासो पुस्तक जो कवि चंद बरदाई के द्वारा लिखी गई है, पिंगल शैली, किस शैली में लिखी गई है? तो पिंगल शैली। देखिए, ये जब प्रश्न एग्जाम में पूछा था तो मैं बड़ा खुश हुआ
पृथ्वीराज रासो, हम सोचे कि ये कौन लिखा है, वो पूछेगा। अब देखें पृथ्वीराज रासो जो कवि चंद्रवरदाई के द्वारा लिखी गई, जा हमको जो याद था वो तो लिख ही दिया, ये किस शैली में, तब समझ में आया सारा क्वेश्चन है उल्टा कर दिया है। तो आपको ये याद रखना होगा ये किस शैली में, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में है। बिहार जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत उठाता है एग्जाम में, एक बार पूछ दिया तो जरूरी है कि अगले एग्जाम में भी पूछ सकता है। अब पृथ्वीराज विजय की बात करें तो ये जैनक की पुस्तक है। हमीर रासो ये सारंगधर की पुस्तक है। खुमान रासो ये दलपत विजय की पुस्तक है। बिसल देव रासो ये नरपति की पुस्तक है। और आल्हा खंड ये जगनिक की पुस्तक है। ये हो गया दिल्ली सल्तनत का साहित्य के बारे में। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में हल्का देख लेते हैं, कुछ और तथ्य जो इम्पोर्टेंट है बलबन के रक्त और लौह की नीति, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पहली बार फ्रांसीसी परंपरा को दरबार में इल्तुतमिश के द्वारा लाया गया था, पहली बार। ठीक है, रक्त और लौह नीति देख लेते हैं बलबन का, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। देखिए, किसी भी तरह के विद्रोह को दबाने के लिए हिंसात्मक साधनों का प्रयोग ही रक्त एवं लौह की नीति दर्शाता है। कोई भी आपके शासनकाल में ऐसी नीति मतलब आपके खिलाफ विद्रोह करता है तो उसको दबा दीजिए, इसी को ब्लड एंड आयरन पॉलिसी कहते हैं। और ये स्टार्ट किया था बलबन ने। किसने स्टार्ट किया था? बलबन ने स्टार्ट किया था। इसका कारण क्या था? बलबन के समय अमीरों के षड्यंत्र से बचना, अमीर काफ़ी षड्यंत्र करते थे, आंतरिक विद्रोह के बढ़ते स्वरूप को कम करना, बढ़ते अपराध को कम करना, सुल्तान की गरिमा को बनाए रखना, जनता के खोए हुए विश्वास को प्राप्त करना, ये 5 कारण था जो ब्लड एंड आयरन पॉलिसी को लागू किया गया। अब देखिए बलबन ने क्या क्या किया। दिल्ली में मेवाती समूह का दमन हुआ तो वहाँ पर डकैती को रोका। ठीक है, रुहेलखंड में कटार विद्रोह हुआ, वहाँ पर अत्यधिक रक्तपात करके विद्रोह को रोका। बहुत रक्तपात किया, खूने खून कर दिया और वहाँ पर विद्रोह को रोका। ठीक है, बंगाल और बिहार का इक़्तिदार था तुगरिल खां। बलबन इसको स्वयं हटाने के लिए गया। ठीक है, इसको हटा देता है और इसको हराकर, तुगरिल खां को हराकर अपना बेटा बुगरा खां को यहाँ का इक़्तिदार बनाता है। यही बुगरा खां, इसको इतना प्यार हो जाता है बंगाल से कि यहाँ लखनौती में रहता है। बाद में ये सुल्तान बनने से भी मना करता है, बोलता है हम राजा नहीं बनेंगे, हमको लखनौती से प्यार, हमको यहीं रहने दीजिए। ये राजा नहीं बनता है बुगरा खां। बदायूं का एक रहता है इक़्तिदार मलिक बकबक, इसको ये कोड़े मार मार के हत्या कर देता है क्योंकि ये एक महिला को छेड़ता है, सॉरी एक महिला के पति को मार देता है और मारते मारते मार देता है शराब के नशे में। ठीक है, तो इसीलिए ये चाहता है कि नहीं, जनता पे विश्वास तभी होगा जब जनता को हम पे विश्वास तभी होगा जब जनता को न्याय मिलेगा। तो न्याय के लिए ये क्या करता है, मलिक बकबक जो कि इक़्तिदार था उसको कोड़े मार मार कर हत्या कर देता है। अवध का एक हैबत खां था जिसको 500 कोड़े मरवाया। इसके बाद अमीन खां को अवध का इक़्तिदार नियुक्त किया। फिर अमीन खां जो था इसको तुगरिल खां, जो कि यहाँ पर बंगाल में था, बंगाल और बिहार का था, का दमन करने के लिए भेजता है। तो अमीन खां वहाँ पे हार कर आ जाता है, वापस लौट आता है। ठीक है, बलबन इसका सिर काटकर अवध के दरवाजे पर टांग देता है। तो ये सारा चीज़ मैंने आपको पहले बता दिया है, लेकिन फिर से बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको ये पढ़ना था, रक्त एवं लौह की नीति। उसके बाद इसका अगला है शेर खां। शेर खां एक योग्य शासक था, तुर्कान ए चहलगामी का ये मेंबर भी था। बलबन, याद कीजिएगा, तुर्कान ए चहलगानी को स्टार्ट किया था इल्तुतमिश और इसको ख़त्म किया था बलबन ने। तो यही देखिए बलबन जो है वो क्या करता है। शेर खां को भेजता है बलबन नॉर्थ वेस्ट वाला क्षेत्र में, जो कश्मीर वाला एरिया, उधर अफगानिस्तान वाला एरिया, नॉर्थ वेस्ट वाले क्षेत्र में मंगोल आक्रमण से बचाने के लिए इसको तैनात किया था। इसने मंगोलों को युद्ध में हराया, इसलिए जनता में ये काफ़ी फेमस था। तो सुल्तान को ये डर हुआ कि कहीं ये शेर खां मुझे हटाकर राजा ना बन जाए। इसीलिए बलबन क्या करता है, शेर खां को मिलने के लिए बुलाता है और धोखे से उसको विष दे देता है, विष देकर मार देता है, जहर देकर मार देता है। इतना इनसिक्योरिटी, इतना डर था उससे। बर्नी का कथन क्या था कि बर्नी का कथन ये था कि बलबन को बर्नी ने खुफिया कातिल और बड़े पैमाने पर कत्ल करने वाला व्यक्ति बताया। ये 6 चीज़ आपको याद रखना है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 चीज़ बलबन के रक्त व लौह की नीति के अंतर्गत आता है और ये कभी भी आपसे एग्जाम में पूछ देगा। अब आते हैं दिल्ली सल्तनत की कुछ वास्तुकला के बारे में देख लें। देखिए, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो है वो भारत का पहला मस्जिद है, दिल्ली में स्थित है। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा तराइन विजय के बाद इसको बनाया गया था और 27 जैन और विष्णु मंदिर को तोड़कर उसके अवशेष पर इस मस्जिद को बनाया गया था। देखिए, एक एग्ज़ाम था, उसमें प्रश्न पूछा था कि भारत का पहला मस्जिद
कौन है, तो वहाँ पर केरल की एक मस्जिद की बात की गई थी, चेरामन जुमा मस्जिद। चेरामन जुमा मस्जिद। तो कभी आपके एग्जाम में चेरामन जुमा मस्जिद रहे और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद रहे तो चेरामन जुमन मस्जिद को, जुमा मस्जिद को पहला ऑप्शन चुनना है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद को सेकेंड ऑप्शन चुनना है। क्यों? क्योंकि ये 600 कुछ ईस्वी में बनाया गया था और ये कहाँ, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है, उसके बाद बनाया गया था, कुव्वतुल इस्लाम के द्वारा, सॉरी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो ये आपको याद रखना, ये पहला ऑप्शन होगा क्योंकि ये सच में पहले बनाया गया था। अब आगे आते हैं, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार दिल्ली में है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू किया गया था। इसका पहला बिल्डिंग जो है, पहला फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया। फिर इल्तुतमिश इसको कंप्लीट करता है, 2, 3 और 4 इल्तुतमिश बनाता है। फिर क्या होता है, चौथा में बिजली, आकाशीय बिजली गिरने से चौथा नष्ट हो जाता है, तो चौथा का मरम्मत करवाता है और 5वां मंजिल बनाता है फिरोज शाह तुगलक। ये कुतुब मीनार 72.5 मीटर यानी कि 237 फीट ऊंची है। लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से निर्मित है। 5 मंजिल की है। 379 सीढ़ी इसमें है। ठीक है, बस इतना ही जानना, और कुछ नहीं जानना, हो गया। फिर 2.5 दिन का झोपड़ा, ये अजमेर में है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था। ये एक संस्कृत स्कूल था, विद्यालय था, उसको तोड़कर बनाया गया था, जिसका हम लोग को उल्लेख कहाँ मिलता है, विग्रहराज 4 के संस्कृत नाटक हरि केली में मिलता है। और याद रखिएगा, ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा, ये मस्जिद है, इसमें हरि केली का कुछ अंश भी देखने को मिलता है। तो आपसे ये प्रश्न पूछता है, हरि केली में किसका अंश देखने को मिलता है, या कुतुब मीनार में, सॉरी 2.5 दिन का झोपड़ा में किसका अंश देखने को मिलता है, तो हरि केली नाटक का अंश देखने को मिलता है। और ये नाटक लिखा किसने था, विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल में लिखा गया था। अब आते हैं, सुल्तानगढ़ी का मकबरा दिल्ली में है, इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था और ये फर्स्ट मकबरा था भारत में। भारत का पहला मकबरा सुल्तानगढ़ी का मकबरा को कहा जाता है और ये इल्तुतमिश के द्वारा इसके पुत्र नसीरुद्दीन महमूद को समर्पित था। नसीरुद्दीन महमूद की याद में बनाया गया था। फिर आते हैं इल्तुतमिश का मकबरा, ये खुद बनाता है इल्तुतमिश, और दिल्ली में बनाता है, कुतुब परिसर में, कुतुब मीनार के परिसर में बनाता है। आतार कीन का दरवाज़ा, कहीं कहीं आसार कीन लिखा रहता है, आसार कीन या आतार कीन, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। आतार कीन का दरवाज़ा ये नागौर राजस्थान में है, इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया है। इल्तुतमिश अपना जो भी चीज़ बनाता है वो दिल्ली में, लेकिन ये बनाया है राजस्थान में, इसलिए ये हो जाता है ज़रूरी, एग्ज़ाम के पर्पज़ से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। हौज ए शमसी, ये इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था दिल्ली में। फिर जामा मस्जिद शमसी, ये इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था, इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था बदायूं यूपी में। फिर बलबन का मकबरा का बात करें तो ये महरौली दिल्ली में बनाया गया है बलबन के द्वारा। महरौली दिल्ली में बलबन के द्वारा बनाया गया है और ये शुद्ध इस्लामी पद्धति का भारत में पहला मकबरा है। शुद्ध इस्लामी पद्धति का भारत में पहला मकबरा है। लाल महल और शाही कब्रिस्तान, ये दिल्ली में बनाया गया है बलबन के द्वारा। हौज ए खास या हौज रानी कहा जाता है, यह दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया है। और याद रखिए, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सीरी किला और सीरी शहर की स्थापना की गई है, जो कि क्यों स्थापना की गई थी सीरी किला की, मंगोल आक्रमण से बचने के लिए। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा मंगोल आक्रमण से बचने के लिए सीरी किला और सीरी शहर की स्थापना की गई। इसी सीरी फोर्ट में अलाई किला, ठीक है, इसी सीरी फोर्ट में अलाई किला, हजार सितून महल, जिसको हजार खंबा महल भी बोलते हैं, ये सब इसी सीरी किला में के अंतर्गत, सीरी शहर के अंतर्गत स्थित है। अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी का। ये जो हौज ए खास बनाता है वो इसी सीरी शहर में, ये जो सीरी शहर का ये स्थापना करता है दिल्ली में, इसी में पानी की आपूर्ति के लिए बनाता है। इस शहर में पानी की आपूर्ति के लिए हौज खास, जो कि एक तालाब है, उसका निर्माण कराता है। और याद रखिएगा, इसी हौज खास में फिरोज शाह तुगलक का मकबरा भी स्थित है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट, ये 11 नंबर आपको ये याद रखना है। सबसे पहले वो बनाएगा सीरी किला और सीरी शहर, ठीक है। इस सीरी शहर में पानी की आपूर्ति के लिए बनाएगा हौज खास, जो कि एक तालाब है। इसी हौज खास में आपको फिरोज शाह तुगलक का मकबरा भी मिलता है, ठीक है। और इस सीरी शहर में अलाई किला, हजार खंबा महल, ये सब देखने को मिलता है। तो सीरी शहर आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, अलाई दरवाज़ा 1311 में बनाया, ठीक है, वो कुतुब परिसर दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार है ये, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार है। और अलाई दरवाज़ा बनाता किससे है, लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर, ये इस्लामी वास्तुकला का सुंदर रत्न इसको कहा जाता है।
इस्लामी वास्तुकला का सुंदर रत्न किसको कहा जाता है? अलाई दरवाज़ा को कहा जाता है। फिर जमायत खाना मस्जिद ये अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज्र खां ने बनाया था। ये खिज्र खां वो नहीं है, सैयद वन का संस्थापक नहीं है, ये अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र खिज्र खां है। इसी का तो हम लोग प्रेम प्रसंग पढ़े थे आसिका पुस्तक में देवल रानी कर्णदेव की पुत्री देवल रानी और इसका खिज्र खां का प्रेम प्रसंग का वर्णन आसिका में, जो आसिका पुस्तक अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई, उसमें वर्णन है। वही खिज्र खां है। ये इसी ने बनाया था जमायत खाना मस्जिद, और ये दिल्ली के निजामुद्दीन दरगाह परिसर में स्थित है। अलाई मीनार की बात करते, देखिए वो अलाई दरवाज़ा था, अलाई मीनार भी अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया है दिल्ली में। इसको अधूरी कुतुब मीनार बोलते हैं। देखिए कुतुब मीनार बहुत ऊंची थी। एक बार अलाउद्दीन खिलजी सोचा कि चलो कुतुब मीनार से भी ऊंचा बिल्डिंग बना देते हैं, लेकिन उसका ये योजना विफल रहा। अलाउद्दीन खिलजी सोचा कि कुतुब मीनार से भी ऊंचा कुछ बना देते हैं, लेकिन बना नहीं पाया, इसीलिए इसको अधूरी कुतुब मीनार बोलते हैं। उखा मस्जिद राजस्थान के बयाना में है और इसे इल्तुतमिश और मुबारक शाह खिलजी के द्वारा बनाया गया था। अलाउद्दीन का मकबरा ये कुतुब मीनार परिसर में है, मुबारक शाह के द्वारा बनाया गया था। तुगलकाबाद शहर ये तीसरी शहर भी कहा जाता है, इसे गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया गया था। देखिए दिल्ली के 7 शहरों का उल्लेख हम लोग को मिलता है और 5 बार बसाया गया है। ठीक है, दिल्ली में 7 शहर का उल्लेख मिलेगा और 5 बार बसाया गया है। ठीक है, तीसरा शहर किसको बोलते हैं? तुगलकाबाद को। तो पहला कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, चौथा कौन है? 7 शहर हम लोग देखेंगे। तो देखिए महाभारत काल में पांडवों द्वारा बसाया गया था। इसका पहला नाम था इंद्रप्रस्थ। पहला नाम था क्या? इंद्रप्रस्थ। ठीक है, अब तो इंद्रप्रस्थ हो गया पहला। अब देखिएगा तोमर राजपूतों ने इसे पहली बार अपनी राजधानी बनाई। किसको? इंद्रप्रस्थ को, यानी कि दिल्ली को, और उसका नाम रखा दिल्ली से दिल्ली बन गया। देखिए इसी दिल्ली का से दिल्ली हो गया, समझे? दिल्ली का से दिल्ली। तो तोमर राजपूतों ने इसका नाम दिल्ली का रखा। सीरी का शहर दिल्ली सल्तनत का दूसरा शहर का माना जाता है। दूसरा शहर याद रखिएगा, पहला तो हो गया इंद्रप्रस्थ जिसको दिल्ली का नाम रखा, राजधानी बनाया तोमर राजपूतों ने। दूसरा शहर सीरी का शहर कहा जाता है, अलाउद्दीन खिलजी ने बसाया। ठीक है, तीसरा शहर तुगलकाबाद 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक इसका निर्माण करता है। चौथा शहर कौन है? जहांपनाह नगर छूट गया है, जहांपनाह नगर, इसे मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बनाया गया था। 5वां शहर फिरोजाबाद, जिसे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया था। और शाहजहां ने बनाया था शाहजहानाबाद 1639 से 48 के बीच में। ये कौन सा छठा है, 7वां, ये नहीं पता, लेकिन ये दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, ये आपको 4 गो जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछ सकता है, बार बार एग्जाम में पूछेगा, तो ये आपको याद रखना है। तीसरा शहर कौन है? तो तुगलकाबाद। दूसरा कौन है? इसका कोई ट्रिक लगा लीजिए, STJF। एस से हो गया सीरी का शहर, टी से तुगलकाबाद, जे से जहांपनाह और F से फिरोजाबाद। तो ये आपको ट्रिक से आपको चारों, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, यही पूछता है। अब देखिए निजामुद्दीन औलिया का मकबरा दिल्ली में है और 1325 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इसको बनाया गया था। मैंने बताया था मोहम्मद बिन तुगलक ने मकबरा बहुत बनाया, याद रखिएगा, बहुत मकबरा बनाया। इसने सूफी संतों का मकबरा बनाने में ये बेस्ट था, इसी ने बनाया। कहीं भी सूफी संत का मकबरा पूछेगा तो मोहम्मद बिन तुगलक ही आपको मारना है आंसर। संगमरमर से बनाया था, फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसमें सोने का प्लेट लगाया गया था। आगे आते हैं, बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली में है, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इसको बनाया गया था। 12 खंबा स्मारक दिल्ली में है, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया था। फिरोज शाह तुगलक का मकबरा दिल्ली में है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया था। शेख कबीरुद्दीन का मकबरा दिल्ली में है, नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के द्वारा बनाया गया था। ये सब याद करना है। खाने जहां तेलंगानी का मकबरा दिल्ली में है, फिरोज शाह तुगलक के वजीर मलिक मकबूल तेलंगानी के पुत्र जूना शाह के द्वारा बनाया गया था। तो जूना शाह था कौन? मलिक मकबूल तेलंगानी का पुत्र, और ये फिरोज शाह तुगलक का वजीर था। तो आपसे पूछेगा फिरोज शाह तुगलक का वजीर कौन है? तो जूना शाह। ये जूना शाह है कौन? मलिक मकबूल तेलंगानी का पुत्र। आगे आते हैं, और ये खाने जहां तेलंगानी का मकबरा जो है, ये प्रथम अष्टकोणीय मकबरा इसको बोला जाता है, फर्स्ट ऑक्टागोनल मकबरा। और एक चीज़ और समझिएगा, इसको खाने जहां तेलंगानी का मकबरा क्यों कहा गया? क्योंकि देखिए मलिक मकबूल तेलंगानी, इसमें जो इसका बाप है, जूना शाह का जो बाप है, उसका टाइटल है तेलंगानी, इसीलिए इसका नाम तेलंगानी का मकबरा कहा गया। जूना शाह के पिता ही तेलंगानी थे, इसलिए इसको तेलंगानी का मकबरा कहा गया। अब देखिए जूना शाह और 2 चीज़ बनाता है, वो क्या है?
खिड़की मस्जिद और काली मस्जिद जो दोनों दिल्ली में है, ये फिरोज शाह तुगलक के प्रधानमंत्री यानी कि वजीर जुनैन शाह या जूना शाह के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, खिड़की मस्जिद और काली मस्जिद भी यही बनाता है, जूना शाह। ठीक है, आगे आते हैं। मुबारक शाह सैयद का मकबरा, ये दिल्ली में है, बड़ी गुंबद और ये भी अष्टकोणीय है। मुबारक शाह सैयद का मकबरा ये भी दिल्ली में है और ये भी अष्टकोणीय है। फिर सिकंदर लोदी का मकबरा लोदी गार्डन दिल्ली में है। ठीक है, सिकंदर लोदी के पुत्र इब्राहिम लोदी के द्वारा इसको बनाया गया था और इब्राहिम लोदी जो है वो दिल्ली सल्तनत का या लोदी वंश का आखिरी सुल्तान था। इसी को मारकर बाबर जो है पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में इसको मार देता है। युद्ध में ये मर जाता है। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान है जो लड़ते लड़ते शहीद हो गया। इसको मारकर बाबर ने मुगल वंश की नींव डाली थी। ये जो सिकंदर लोदी का मकबरा है, ये दोहरे गुंबद का पहला प्रयोग इसमें किया गया था। भारतीय उपमहाद्वीप का पहला उद्यान मकबरा भी इसको कहा जाता है। ऐसा मकबरा है जिसमें उद्यान भी है, बगान भी है। मोठ मस्जिद की बात करें तो दिल्ली में है और सिकंदर लोदी के वजीर मियाँ भुआ के द्वारा बनाया गया था 1505 में इसको बनाया गया था और लाल घूसर और सफ़ेद पत्थर से इसका निर्माण किया गया है। कहीं कहीं ये भी लिखा जाता है दोहरे गुंबद का पहला मस्जिद ये है। तो एक बार आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा कि मोठ मस्जिद और सिकंदर लोदी का मकबरा दोनों में पहला दोहरे गुंबद का प्रयोग कहाँ हुआ है। हम तो कहीं कहीं मोठ मस्जिद भी देखे हैं, मोठ मस्जिद। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, अगर कुछ गड़बड़ होगा तो आप लोग बताइएगा, यहाँ पे इसको सुधार लीजिएगा, इसलिए मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। अब दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के बारे में देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत के प्रशासन पर किस किस चीज़ों का प्रभाव पड़ा। अरबी प्रभाव पड़ा, तुर्की प्रभाव पड़ा, फारसी प्रभाव पड़ा, मंगोल प्रभाव पड़ा, अफगानी प्रभाव पड़ा और भारतीय प्रभाव पड़ा। ये 5 प्रभाव या 6 प्रभाव दिल्ली सल्तनत की प्रशासन पर पड़ता है। दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में सबसे ऊंचा पोस्ट होता है सुल्तान का, जिसको मजलिस एक खलवत बोलते हैं। नहीं सॉरी, सुल्तान का पोस्ट है और सुल्तान की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होता है जिसका नाम है मजलिस एक खलवत, फॉर हेल्प, सुल्तान की हेल्प के लिए। अब बार ए खास क्या होता है, सुल्तान, दरबारी, अमीर और रईस, इस 4 को मिला दीजिएगा तो बन जाएगा बार ए खास। और बार ए आज़म क्या है, राजकीय कार्यों को पूरा करना इसका कार्य है, इसी को बार ए आज़म बोलते हैं। अमीर ए सदा क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तुर्क जाति के अमीर को अमीर ए सदा बोला जाता था। तो ये पूछेगा अमीर ए सदा किसके शासनकाल में तुर्क जाति के अमीर को बोला जाता था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। सबसे बड़ा जो क्या बोलते हैं, सबसे बड़ा जो चीज़ था वो था सल्तनत और सबसे छोटा था ग्राम। सल्तनत को ग्राम में तोड़ने के लिए यहाँ एक मैप बनाया गया है, वो देखिए। सल्तनत सबसे बड़ा हो गया जिसका हेड होता था सुल्तान। उसके बाद विलायत या इक्ता, इसको प्रांत भी बोलते हैं, इसका हेड होता था इक्ता या वली। उसके अंदर आता था सिख, जिसको सरकार बोलते हैं, और सिख का हेड होता था सिकदार, जो कि जिला का हेड होता था। सिकदार पूरे जिला का हेड होता था। परगना का बात करें तो इसका हेड होता था आमिल। फिर ग्राम समूह, इसका हेड होता था अमीर ए सदा, जो कि यहाँ देखिए अमीर ए सदा, जो कि मोहम्मद तुगलक के द्वारा बनाया गया था, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया था। अब इसके नीचे आता था ग्राम, जिसका हेड होता था खुद, मुकद्दम, पटीदार या चौधरी। चौधरी इसमें सबसे हेड होता था। इस सब में सबसे बड़ा होता था चौधरी। तो ये आपको दिख रहा है एक मैप, इसको आप लोग समझ लीजिएगा, दिल्ली सल्तनत का है ये। अमीर ग्राम समूह, अमीर ए सदा जो है बाकी सब के केस में नहीं मिलेगा। परगना के बाद सीधा हम लोग को ग्राम मिलेगा, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के समय में एक आपको ग्राम समूह मिल जाता है। ठीक है, आगे आते हैं। ग्राम विभाग, प्रमुख विभाग की स्थापना देख लेते हैं, कौन कौन सा विभाग जरूरी है। जैसे दीवाने विजारत, ये राजस्व विभाग है और सामान्य प्रशासन विभाग है, इसका हेड होता है वजीर। ठीक है, दीवाने अर्ज की बात करें तो ये एक सैन्य विभाग है, बलबन के द्वारा बनाया गया था, इसका हेड होता है अरीज ए मुमालिक, इसका हेड है। दीवाने अर्ज का हेड कौन है, अरीज ए मुमालिक। दीवाने वकूफ़ गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा बनाया गया था और ये व्यय के कागजातों की देखरेख करता था। दीवाने मुस्तखराज, ये एक वित्त विभाग है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। दीवाने कोही, ये एक कृषि विभाग है जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया था। दीवाने इंसा, जो कि एक पत्राचार विभाग है, इसका हेड होता था दबीर ए मुमालिक, दबीर ए मुमालिक। दीवाने रसालत एक क्या बोलते हैं, विदेश विभाग था या धार्मिक विभाग था, इसी को हम लोग धर्म या दान करने वाला विभाग भी बोलते हैं, और इसका हेड होता था सद्र उस सुदूर। देखिए एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। न्याय विभाग की बात करें तो इसका हेड होता था काजी उल कुजात। गुप्तचर विभाग की बात करें तो इसका हेड था बरीद ए मुमालिक। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि बरीद ए मुमालिक स्टार्ट कौन किया था, स्टार्ट करने वाले व्यक्ति का नाम आप लोग बताइएगा।
दीवाने बंदगान ये एक गुलाम विभाग था, दीवाने इस्तेहाक पेंशन विभाग था और दीवाने खैरात दान विभाग था। तो गुलाम विभाग, पेंशन विभाग, दान विभाग, ये तीनों बनाता फिरोज शाह तुगलक, FST, फिरोज शाह तुगलक। अब बात करते हैं प्रांतों और अन्य विभागों से प्राप्त आय और व्यय का लेखा जोखा का प्रमुख कौन होता था? महालेखाकार जिसको बोलते थे वो था मुशर्रिफ ए मुमालिक, मुशर्रिफ ए मुमालिक। उधार दिए गए धन का हिसाब रखना ये काम था मजमूअदार का। कोषाध्यक्ष प्रमुख किसको बोलते थे? खाजीन को बोलते थे। सुल्तान के बाद न्याय करने वाला सर्वोच्च अधिकारी यही होता था, देखिए काजी उल कुजात, जिसको न्याय विभाग का प्रमुख बोलते हैं। काजी उल कुजात न्याय विभाग का प्रमुख था। ये सुल्तान के बाद सबसे सर्वोच्च अधिकारी, यानी कि न्याय करने के लिए भी सबसे ऊपर सुल्तान था। आज भी हम लोग वही चीज़ देखते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देता है तो उसके बाद हम लोग जाते हैं राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति अंतिम निर्णय सुनाता है। तो सुल्तान समझ लीजिए कि राष्ट्रपति हो गया और ये सुप्रीम कोर्ट हो गया काजी उल कजात। सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल कौन करता था? वकील ए दर, वकील ए दर करता था। वकील ए दर जो है वो शाही महल व सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करता था। अमीर ए हाजिब, ये बारबक भी बोलते हैं, ये दरबारी शिष्टाचार का प्रमुख होता था और सुल्तान का पर्सनल असिस्टेंट भी इसको बोलते हैं, अमीर ए हाजिब का पोस्ट। ठीक है, आगे आते हैं। सरस्वती, ये क्या होता था? सरस्वती अच्छी किस्म के चावल के लिए प्रसिद्ध था। अनहिवाड़ा ये व्यापारियों का तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध था। दिल्ली सल्तनत में बता रहे हैं। सतगांव क्यों प्रसिद्ध था? रेशमी रजाइयों के लिए प्रसिद्ध था। आगरा नील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था और बनारस सोने चांदी व जड़ी के काम के लिए प्रसिद्ध था। ये पांचों शहर दिल्ली सल्तनत में क्यों प्रसिद्ध था वो आपको याद रखना है। अब कुछ अदर फैक्ट है, ये लास्ट टॉपिक का अंतिम चीज़ पे हम लोग आ गए हैं। अन्य फैक्ट है ये देख लीजिए क्या है। सुल्तान की स्थायी सेना को खास खेल के नाम से जाना जाता था। खास खेल, मंगोल की जो सेना थी वो अपना वर्गीकरण की थी दशमलव प्रणाली के आधार पर। मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली को सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया, यानी कि सल्तनत में मंगोलों की जो व्यवस्था थी दशमलव प्रणाली, उसको थोड़ा मोड़ा कॉपी किया गया था। सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े तुर्की, अरब व रूस से मंगाए जाते थे। कहाँ से मंगाए? तुर्की, अरब और रूस से मंगाए जाते थे अच्छी किस्म के घोड़े। लेकिन हाथी का बात करें तो वो बंगाल से मंगाया जाता था। हाथी कहाँ से? बंगाल से। मुक्ताई की बात करें तो लगान निर्धारण करने की मिश्रित प्रणाली मुक्ताई कहलाती थी। धार्मिक और न्यायिक पदों पर बैठे व्यक्ति जिसको उलेमा बोलते हैं, ये दस्तार बंदान कहलाते हैं। ठीक है। मालवा विजय के उपलक्ष्य में मेवाड़ के राजा राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में कीर्ति स्तंभ की स्थापना की थी और ये जो कीर्ति स्तंभ है इसका निर्माण जैता ने करवाया था। प्रशस्ति अत्रि और महेश की प्रशस्ति इनको दी गई है। और याद रखिएगा ये जो राणा कुंभा है एक संगीत में भी पुस्तक लिखते हैं, जो कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था। आप लोग कमेंट करके बताइएगा संगीत में इनकी पुस्तक का नाम क्या है। तो ये था मेरा आज का वीडियो समाप्त हुआ। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरा वीडियो फैलाइएगा। धन्यवाद।